Ignited Minds Tutorials has recently released a video discussing the We are going to talk today about challenges faced by Indian democracy. Democracy जो है, that is the most ideal form of government. हमने इस चीज को रियलाइज किया है आफ्टर सीइंग द चेंजेस दैट हैव हैपेंड थ्रू आउट द ईयर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, बहुत एक्सपेरिमेंटेशन से हम इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे आए. पहले आपका मोनार्कियल रूल हमने देखा, फिर डिक्टेटरशिप देखा, ठीक है. अभी अगर मोनार्कियल रूल देखेंगे तो सारे राजा महाराजाओं का रूल था, ठीक है. उसमें भी बहुत सारी तानाशाही थी और उल्टा सीधा होता था, ठीक है. वो एक रूल हो गया. फिर धीरे धीरे जब आपके मोनार्कियल रूल्स हर एक जगह खत्म होने लगे, जैसे आपका देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन में, फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ उसमें मोनार्कियल रूल खत्म हुआ. फिर रशिया में जो रेवोल्यूशन हुआ वहाँ पे तसार का रूल था, जो आपके किंग हुआ करते थे, वो खत्म हुआ. ग्रेट ब्रिटेन में रूल खत्म हुआ. तो इस तरह से आपके रूल्स खत्म हुए. किंग लुइस जो थे वो खत्म हुए. तो इस तरह से आपका मोनार्कियल रूल खत्म हुआ. मोनार्कियल रूल के बाद एक और नया फॉर्म ऑफ रूल आ गया, वो है डिक्टेटरशिप. देखो, जब कोई गवर्नमेंट ट्रांजिशन में रहती है ना, ट्रांजिशन कोई आसान काम नहीं होता है, ठीक है. हमको लग रहा है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी में आप अचानक भयानक में परिवर्तित नहीं हो जाएंगे. सामाजिक चेंज जो होता है वो बहुत स्लो होता है, ठीक है. पॉलिटिकल सिस्टम में जो चेंज होता है वो बहुत स्लो होता है, ठीक है. वो फटाफट नहीं हो सकता. आप फटाफट भाई साहब कोई चीज नहीं कर सकते. सामाजिक स्तर में आपका इतना बड़ा एक देश है, सबकी आर्थिक, मानसिक और जो सर्कमस्टेंशियल परिस्थिति है वो सबका अलग अलग है, ठीक है. सो इट्स नॉट वेरी कंड्यूसिव एकदम फटाक से चेंज. तो अभी देखो जैसे क्या हुआ था, आप अगर इफ यू कंसिडर जर्मनी में भाई साहब आपका पहले मोनार्कियल रूल था. मोनार्कियल रूल भाई साहब डिस्टैब्लिश हुआ, नेशनल असेंबली आई. अभी असेंबली में बहुत सारे लोग, कोई डिसीजन ठीक से नहीं हो रहा. 5 मेंबर की असेंबली आई, फिर ये भी बर्खास्त हुआ और हिटलर ने बागडोर संभाली और हिटलर ने भाई साहब तबाही मचाई, ठीक है. इनफैक्ट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसका प्राइमरी रीजन हिटलर ही था. हम हिटलर की चर्चा यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपका जैसे ही मोनार्कियल रूल खत्म हुआ, जर्मनी में एकदम स्मूथ डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं हो पाई, ठीक है. क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि लोग भाई साहब देखो, कभी कभी क्या होता है कि मतलब रीजन कुछ और है लेकिन हम इल्जाम किसी और पे थोपते हैं. अभी जर्मनी बुरी तरह से वर्ल्ड वॉर 1 हारी थी, ठीक है. जर्मनी में भाई साहब बहुत बंदिशें लग गई. सारे जितने भी नेबरिंग रीजन्स थे उन्होंने बंदिशें लगा दी.
सब बड़ा बड़ा टैक्स लगा दिया, उनका आधा लैंड ले ही लिया, जहां पे मैक्सिमम इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी होती थी वो भी ले लिया। तो अभी जर्मनी की पूरी कमर टूट चुकी थी, ठीक है। और जब ये नेशनल असेंबली आया, जब मोनार्कियल रूल खत्म हुआ और नेशनल असेंबली ने ओवरटेक किया, विच वॉज ऑल्सो डेमोक्रेटिक सेटअप, ठीक है। लेकिन जब नेशनल असेंबली ने सेटअप किया तो लोग देख रहे हैं भाई साहब हमको खाने को नहीं है, ये नेशनल असेंबली की वजह से हमारा ये हाल हो रहा है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हाल तो पहले से ही बिगड़ा हुआ है, ठीक है। नेशनल असेंबली ने सिर्फ लिया हुआ है जिम्मेदारी, लेकिन वो भी बेचारा क्या करे, जब पूरी बिल्डिंग ही टूटी हुई है तो आपको कैसे बसाए उस घर में, ठीक है। दैट वाज व्हाट वाज। लेकिन इस तरह से लोगों का भरोसा नेशनल असेंबली से उठता गया और वो बोले कि भाई साहब हमारा पहला ही अच्छा था, है ना, हमारा किंग का रूल था वही अच्छा था। लेकिन दैट वाज नॉट द रीजन, बट पीपल स्टार्टेड लूजिंग फेथ इन नेशनल असेंबली, और इस बात को हिटलर समझ गया, ठीक है, और उसने अपनी बागडोर संभाली, जर्मनी की बागडोर संभाली, और जो भी हुआ उसके बाद तो हम सबको मालूम है। बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर इज कि किसी भी ट्रांजिशन फेज का मतलब एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जब हम आते हैं तो उतना आसान नहीं होता है। इंडिया में पहले था वैसा मोनार्कियल रूल, और मोनार्कियल रूल मतलब इंडिया में गुटों में बटा हुआ था, कहीं पे मुगल एम्पायर है, कहीं पे मराठा एम्पायर है, कहीं पे वैसा नवाब का एम्पायर है, ऐसे अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे, अलग अलग राजा लोग थे। जब भाई साहब ब्रिटिशर्स आए तो इन्होंने पूरा एक सिस्टम बना दिया, एक पूरा एक कंट्री कर दिया। अभी जब ब्रिटिशर्स जाने लगे तब क्या करें, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो हम ब्रिटिशर्स के अंडर हैं, लेकिन जब जाने लगे तो सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया में एक तो ये हुआ कि पार्टीशन हो गया, इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश में पार्टीशन हो गया, ये तो हुआ। दूसरी बात ये थी कि जितने भी आपके छोटे छोटे ये महाराजा लोग थे और नवाब लोग थे, इनको कैसे इंडिया में, क्योंकि इंडिया का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, इंडिया एज अ कंट्री डिडंट एग्जिस्ट, मतलब कोई एक एकजुट कंट्री हम एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे थे, सब गुटों में बटे हुए थे। तो ये भाई साहब अवध का नवाब, वो भाई साहब कश्मीर का नवाब, इन लोगों को अपनी नवाबी नहीं छोड़नी है, या इन लोगों को भाई साहब अपना राज्य नहीं छोड़ना है, और ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर डेमोक्रेटिक सेटअप है तो आप मोनार्कियल रूल में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे भाई साहब 1964 इज द लास्ट ईयर व्हेन वी हैड एक्चुअली फॉट एंड अटेन्ड फ्रीडम। हम अगर वाकई में फ्रीडम की बात करें तो 47 तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है कि हमको भाई साहब ब्रिटिश रूल से फ्रीडम मिला, लेकिन मोनार्कियल रूल पूरा पूरा खत्म होकर इंडिया जब स्टैब्लिश हुआ, ऐसा करते करते 1960 गोवा को ही हम पौंडीचेरी से अपना पोर्टुगीज से नहीं छुड़ा पा रहे थे, 10 साल वहां पे लग गए और काफी लोगों की जाने गई, ठीक है। ये तो आफ्टर है, आफ्टर 1947 ये अलग लड़ाई चली, ठीक है। सो ये अगर आप देखोगे कि डेमोक्रेसी जो सेटअप है वो दिखता आसान है, लेकिन अभी डेमोक्रेसी के डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, एक तो भाई साहब बहुत पॉजिटिव है, एडवांटेज अगर हम देखेंगे कि बहुत पॉजिटिव है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्या ये करप्शन फ्री है? नहीं है भाई साहब, करप्शन है, ठीक है, करप्शन है, आपके हर लेवल पे करप्शन है। सो वी कैन नॉट मेक इट अ करप्शन फ्री बिकॉज मेनी पीपल आर इन्वॉल्व, ठीक है। पीपल आर फ्री टू फॉर्म पार्टीज, पीपल आर फ्री टू फॉर्म देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स, फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस एज वेल। तो डेमोक्रेटिक सेटअप में एक चीज का है कि आपके मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और होगा भी नहीं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन आपको अश्योरेंस दे रहा है, ठीक है। तो ये सब आपके पॉजिटिव आउटकम्स हैं, लेकिन नेगेटिव आउटकम्स क्या क्या हैं? व्हाट कुड बी द नेगेटिव आउटकम? डेमोक्रेसी इज एन आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितने भी राज्य हैं, जितने भी आपके कंट्रीज हैं जहां पे डेमोक्रेसी है, वहां पे स्मूथली डेमोक्रेसी नहीं है। आपको क्या लगता है अमेरिका करप्शन फ्री है? नहीं, वहां पे भी बहुत हाई लेवल्स ऑफ करप्शन है, ठीक है। देयर करप्शन फ्री कोई भी नहीं है, ठीक है। सो करप्शन इज डेफिनेटली वन बिग थिंग दैट इज देयर इन डेमोक्रेसी। और जो करप्टेड एलिमेंट है, जैसे समझो, इस चीज को समझो कि अभी समझ लो भाई साहब मुंदकर साहब आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, और मैं एक ऑफिशियल हूँ किसी में, रेलवेज में या कहीं, और मैंने घूसखोरी की है, ठीक है, मैंने घूस लिया है, लेट्स से। सो वुड ही बी डिसाइडिंग अबाउट माई केस? नो, ठीक है। अगर मेरा रिपोर्टिंग हुआ है कि इसने ना झोल झाल किया है, तो मेरे अगेंस्ट इंक्वायरी बैठेगी, फिर मेरे को कोर्ट में पेश की होगी, आई विल हैव द राइट टू फाइट माई केस। इसी में भाई साहब 6-7 साल निकल जाएंगे, मैं अपना नौकरी भी कर रहा हूँ और पगार भी उठा रहा हूँ, जो भी है, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज रनिंग। लेकिन लेट्स टेक एन एग्जाम्पल दैट साहिल मुनकर इज अ डिक्टेटर, हिटलर टाइप, एंड नाउ आई एम इन रेलवेज, और मैंने झोल करने की कोशिश की। नाउ विल ही बी एबल टू ओवरथ्रो मी? फटाक से भाई साहब
मेरा गर्दन ही अलग कर देगा वो, इतना पावरफुल है वो। सो व्हाट वाज द प्रीवियस केस, जस्टिस मिला या ना मिला, लेकिन टाइम बहुत लगा। इंक्वायरी बैठेगी, इंक्वायरी वेरीफाई करेगी, फिर भाई साहब इसका उसका किसी ने किसको खिलाओगी, क्या चल ही रहा है भाई साहब। कोई भी केस भाई साहब आपका 10 दिन में नहीं निपटता है। हर केस जो रजिस्टर होता है, और स्पेशली गवर्नमेंट केसेस तो भाई साहब सालों दर साल चलते हैं, और तब तक तो ये पगार ले ही रहा है। ठीक है, कितने ही केसेस हैं, कितने ही केसेस हैं। ठीक है, तो ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक डिक्टेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रहता तो भाई साहब फटाक से डिसीजन, फटाक से खत्म, सारी चीजें खत्म, है ना। मतलब समझ में आ रहा है, ये एक चैलेंज है डिले। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है डिले। और डिले सिर्फ जस्टिस सिस्टम में ही नहीं है, डिले आपके और भी बहुत सारे सिस्टम्स में है। जैसे आपका समझ लो कोई रोड का प्रोजेक्ट निकला है, ठीक है, अभी रोड के प्रोजेक्ट के अप्रूवल के लिए भाई साहब बहुत 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 एक आपका भाई साहब टेंडर निकलेगा, फिर भाई साहब मतलब ये रोड यहाँ से यहाँ तक बनेगी और टेंडर निकलेगा, गवर्नमेंट को टेंडर निकालना पड़ेगा, ये ऑफिशियल प्रोसीजर है। ठीक है, फिर भाई साहब जो लोग भी बोली लगाएंगे टेंडर में, उसका सबका जिसका कम होगा उसको चुना जाएगा, और उसका भी देखा जाएगा कि इसका वर्क एक्सपीरियंस क्या रहा है, इसका कोई बैड रिकॉर्ड रहा है कि नहीं, फिर जाके टेंडर को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अभी इसमें बहुत टाइम लगता है। अगर भाई साहब डिक्टेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ, हाँ तुम पसंद हो, चलो तुम करो, है ना, कौन पूछ रहा है। ठीक है, तो आपके हर कार्रवाई में बहुत डिले होता है इन डेमोक्रेटिक सेटअप। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण या सबसे मेन फॉर्म ऑफ डिसएडवांटेज है इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, दैट इज वन डिसएडवांटेज। ठीक है, क्लियर है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडियन डेमोक्रेसी में क्या क्या हमारे चैलेंजेस हैं। ठीक है, ओके, सो डेमोक्रेसी एंड मेजर्स ऑफ इट्स रियल कल्टिवेशन, चैलेंजेस फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, मेजर्स टू मेक इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, तो ये तो भाई साहब हम बचपन से पढ़े आ रहे हैं। प्रोटेक्ट्स द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ पीपल एंड गिव्स प्रायोरिटी टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो आपका भाई साहब किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का प्रायोरिटी क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट is always inclined to do good for the people. That is the purpose of setup of government. ठीक है, तो it gives priority to the welfare of the people. The political form of democracy, तो क्या क्या है भाई साहब? आपका डेमोक्रेसी स्टार्ट ही होता है कहां से? वोटिंग से। इलेक्शंस होंगे, ठीक है, वोटिंग होगा, इलेक्शंस होंगे, गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर होगा, जुडिशरी होगा, एक्सेट्रा, ये सब आपके हैं। आपके डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स क्या क्या हो गए? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर मतलब इलेक्शन से जो जीतते हैं, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव मतलब जो आपके आईएएस, ये जो ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेसी जो होती है, ठीक है, और आपका भाई साहब जुडिशरी होता है, जस्टिस सिस्टम। ठीक है, ये तीनों भी आपके इंडिपेंडेंट पैरेलल विंग्स हैं। ठीक है, तो ये आपके डेमोक्रेसी का पिलर्स हैं। ठीक है, ओके। Measures required for real cultivation of democracy needs inclusion of all social components, autonomy to social institutions, empowerment of citizens, protection of human values. सही मायने में डेमोक्रेसी कभी सक्सेसफुल होगा भाई साहब? इंक्लूजन ऑफ ऑल सोशल कंपोनेंट्स। सोसाइटी में जितने भी लोग अपने हिसाब से जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, अभी जैसे हमारे समाज का विभाजन काम के हिसाब से, ठीक है, कोई ब्राह्मण किसी को माना है हमने, किसी को शूद्र माना है, ऐसा है। तो काम के हिसाब से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो इंक्लूजन ऑफ ऑल सोशल कंपोनेंट्स, कोई भी किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, सब इंक्लूसिव होंगे, उसमें सबके इक्वल राइट्स होंगे। ऑटोनॉमी टू सोशल इंस्टीट्यूशंस, तो जितने भी आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस होंगे उनको पूरा पूरा हक होगा। ठीक है, पूरा पूरा हक होगा जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस होंगे। ऐसा नहीं कि किसी को भाई साहब तो ये कोई सोशल इंस्टीट्यूशन है पर्टिकुलर कॉम का, तो इसको हम कम राइट्स देंगे, जो दूसरे वाले कॉम का है सोशल इंस्टीट्यूशन उसको हम ज्यादा राइट्स देंगे, ऐसा नहीं। एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स को पूरा पावर रहना चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज भाई साहब इधर उधर नहीं होने चाहिए। ये आपके सारे मेजर्स हैं फॉर डेमोक्रेटिक सेटअप। फॉर दिस वैल्यूज सच एज फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, पीस, डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरिज्म मस्ट बी प्रैक्टिस एट ऑल लेवल्स। तो ये सब तो कहने की बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये सारी चीजें एकदम बतौर सही तरीके से प्रैक्टिस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, और डेमोक्रेसी का फेलियर कोई पॉलिटिक्स से नहीं हो रहा है, डेमोक्रेसी का फेलियर कोई ब्यूरोक्रेसी से नहीं हो रहा है, डेमोक्रेसी का फेलियर आपसे हो रहा है, हम जैसे आम इंसान से हो रहा है। ठीक है, आप भाई साहब अभी साहिल मुनकर का भाई साहब 18 साल नहीं हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, गाड़ी चला रहा है, पुलिस ने पकड़ लिया, क्या करेगा वो?
ये खुद से ही बोलेगा, पुलिस मांगे या ना मांगे, पुलिस उससे लाइसेंस मांग रहा है, ये खुद से भाई साहब करेगा, है ना। दैट इज आवर जनरल बिहेवियर। तो हम भले ही गवर्नमेंट को गाली दें या भाई साहब आपके ब्यूरोक्रेसी को गाली दें, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं आप ही कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज द मेन थिंग। आप किसी भी चीज को देखिए, जल्दी फाइल घुमाना है, ठीक है, आप ही वजन बढ़ा रहे हैं फाइल का। तो ये करप्शन जो है ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट से आ रहा है, आप ही फीड कर रहे हैं उस करप्शन को, ठीक है। Okay, so these are basically things. A major challenge before all the nations of the world is to ensure that democracy becomes deep rooted. तो सारे nations के लिए ये challenge है कि democracy एकदम जड़ों तक जाए, ठीक है, और successfully implement हो। Okay, Dash protects the rights and freedom of people and gives priority to the welfare of the people. Monarchy मतलब आपका king's rule, dictatorship मतलब जैसे हिटलर वगैरह हो गए, ठीक है। मोनार्की और डिक्टेटरशिप में क्या फर्क है? मोनार्की राजा का बेटा ही राजा होगा, और डिक्टेटरशिप में वो खुद बनेगा मतलब अपने टैलेंट से वो बनेगा। फॉर एग्जांपल नेपोलियन वाज अ डिक्टेटर, ठीक है, स्टालिन वाज अ डिक्टेटर, आपका हिटलर वाज अ डिक्टेटर, ऑल दीज वर डिक्टेटर्स, ठीक है, दे वर ऑल फॉर्म फ्रॉम देयर ओन। डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, तो दिस विल बी डेमोक्रेसी। ओके, in democracy dash the participate in elections and get political power. Political parties, social organizations, courts, none of the out, ठीक है। तो आपके political parties, ठीक है। ओके, previously asked board questions क्या क्या है देखो। the major challenge faced by all democratic nations in the world is dash। आपका भाई साहब 2019 का क्वेश्चन है। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब समझते हैं आपके भाई साहब, जैसे इंडिया में बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है रिलीजन की, हिंदू, मोहम्मडन्स, क्रिश्चियन सब है, तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। नक्सल एक्टिविटीज क्या होती है? नक्सलवादी मतलब क्या होते हैं? ये इनको कहीं से सहारा मिल रहा है आर्म्स एंड एम्युनिशंस का, और कहीं मतलब देखो गवर्नमेंट हर जगह पे बहुत बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट नहीं कर सकती है, ठीक है। कुछ जगह लेफ्ट आउट हो जाते हैं। इंटेंशन ये नहीं है कि वो लेफ्ट आउट रहें, ठीक है। अभी समझ लो भाई साहब, इस क्लास में अगर 100 जन बैठ जाएं एक क्लास में, या कोई भी मतलब स्कूल के क्लास में 100 जन बैठ जाएं, तो क्या होगा? तांडव होगा भाई साहब, ठीक है। मतलब टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चे क्या समझ रहे हैं पता नहीं, ठीक है। शायद जो 8-10 बच्चे जो सामने वाले रो में बैठे हैं शायद कुछ समझ जाए, ठीक है, बाकी पीछे वालों का तो अलग ही चलेगा, ठीक है। तो दैट विल हैपन। तो क्या इसमें टीचर दोषी है भाई साहब? इतना बड़ा तुमने बैच बना दिया है 100 बच्चों का, तो इट्स ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल फॉर द टीचर टू रीच ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ऐसे ही पॉसिबल नहीं है। अगर नॉर्मल 10 बच्चे बैठे तो भी पॉसिबल नहीं है, तो भाई साहब 100 बच्चे में क्या ही कर लेगा वो, ठीक है। तो क्या टीचर रिस्पॉन्सिबल है? नो, इट इज नॉट, बिकॉज ऑफ द ह्यूज बैच साइज। अभी इंडिया भी इतना बड़ा कंट्री है, छोटे छोटे आपके रीजन्स हैं, सब जगह पे गवर्नमेंट इक्वल लेवल पे डेवलपमेंट नहीं कर सकता है, और ये चीज लोग दूसरे तरीके से ले लेते हैं। अरे भाई हमारे यहाँ पे तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अभी हमको आर्म्स एंड एम्युनिशन लेना पड़ेगा, और ये आपके नक्सलाइट्स हो जाते हैं, ठीक है। नक्सलाइट्स जो हैं वो बहुत पहले से चालू हुए थे, जस्ट आफ्टर फ्रीडम। आज की तारीख में भी बहुत सारे नक्सल प्रोन एरियाज हैं, और कभी कभी ये बहुत बड़े बड़े हादसे कर देते हैं, ठीक है। जैसे आपका मध्य प्रदेश में नक्सलाइट्स काफ़ी एक्टिव हैं, महाराष्ट्र में गांचीरोली के आगे भी थोड़े से नक्सल एक्टिवेशन है। ये जहाँ पे भी एक्टिव होते हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। रास्ते में अगर बस जा रहा होगा पूरा उड़ा देंगे, ठीक है। बहुत ही बार पुलिस वैन्स को इन्होंने उड़ाया है, ठीक है, स्पेशली जो, क्योंकि ये चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, है ना। दे आर अवेयर ऑफ द एंटायर जंगल रूट, दे आर अवेयर ऑफ द एंटायर विलेज रूट। तो भाई साहब माइंस बिछा के रखते हैं, पूरा भाई साहब उड़ा देते हैं। ऐसा कई बार हुआ है, 25 पुलिस ऑफिसर एक साथ मर गए, ठीक है, ऐसा बहुत बार हुआ है, ठीक है। ऐसा ब्लड शेड उन्होंने बहुत बार किया है। तो दीज आर नक्सल एक्टिविटीज। प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट इनको उड़ा नहीं सकती है, ठीक है। अगर ऐसा ही कोई हरकत कोई मतलब बॉर्डर के उधर वाले करें तो गवर्नमेंट उनको गोली मार देगी, ठीक है, गवर्नमेंट उनको वहीं का वहीं मार देगी, लेकिन इनको नहीं मार सकती क्योंकि ये हमारे ही कंट्री के लोग हैं, ठीक है। इनको पकड़ सकती है लेकिन इनको मार नहीं सकती, इनको उड़ा नहीं सकती। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। अगर समझिए कि हमको गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे कुछ टेररिस्ट लोग हैं और वो लोग अटैक करने वाले हैं, हम बम गिरा दो, वैसा मार डालो सबको, लेकिन नक्सलाइट्स के साथ ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये खुद इंडियंस हैं। मतलब प्रॉब्लम ये है कि बाहर अगर बॉर्डर के उस पार कोई है तो गवर्नमेंट को मालूम है गोली किस पे चलाना है, लेकिन बॉर्डर के अंदर ही अगर कोई है तो भाई साहब द प्रोसेस बिकम्स डिफिकल्ट, ठीक है, द प्रोसेस बिकम्स डिफिकल्ट। डीपनिंग द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी, इंपॉर्टेंस टू मसल पावर्स। तो आपके भाई साहब क्या क्या है
challenges हो जाएंगे. So there will be deepening the roots of democracy. Major challenges faced by all democratic. देखो नक्सल एक्टिविटीज डिक्टेटरशिप के अंदर भी हो सकते हैं, मोनार्कियल रूल के अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी दोनों में ही हो सकते हैं. यहाँ पे हमको डेमोक्रेसी का क्या चैलेंज है वो देखना है, ठीक है. तो क्वेश्चन समझिए, यहाँ पे डेमोक्रेसी का क्या चैलेंज है. ये भी चैलेंज है डेमोक्रेसी का, लेकिन ये आपके मोनार्कियल रूल का भी चैलेंज है और डिक्टेटरशिप का भी चैलेंज है. ये भी भाई साहब आपका डेमोक्रेसी का चैलेंज है, लेकिन साथ ही साथ दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के लिए भी ये चैलेंज है. डीपनिंग द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इज ओनली अ चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है. तो डेमोक्रेसी भाई साहब एकदम जड़ जड़ से फैल जाए भाई साहब गांव खेड़े तक, ये एक बड़ा चैलेंज है, ठीक है. इंपॉर्टेंस टू मसल पावर, दिस इज समथिंग विच इज in all formats of government, ठीक है, in all formats of government, ठीक है. Okay, explain the statements whether true or false, give reasons for your answer. Indian democracy is considered the largest democracy in the world. So yes, it is. Indian democracy is considered the largest democracy in the world, ठीक है. Conscious efforts are required to sustain democracy, ठीक है. बहुत एफर्ट लगते हैं डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए हर लेवल्स पे. The threat to democracy must be understood in time and dealt with in a democratic manner. कोई भाई साहब डेमोक्रेटिक सेटअप को तहस नहस करना चाहता है, ठीक है, इस चीज को हमको समझ लेना बहुत जरूरी है एट अ वेरी अर्ली पीरियड ऑफ टाइम. और उसको तो आप देखोगे जितने भी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं क्यों होते हैं, दहशत फैलाने के लिए होते हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप को बिगाड़ने के लिए होते हैं, ठीक है. सो ये थ्रेट्स टू डेमोक्रेसी शुड बी अंडरस्टूड इन टाइम एंड डेल्ट विद इन ए डेमोक्रेटिक मैनर. ओके, चैलेंजेस बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी, क्या क्या चैलेंजेस है भाई साहब. कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म. कम्युनिज्म एक होता है और कम्युनिज्म इज नॉट अ थ्रेट, ठीक है. कम्युनिज्म मतलब होता है कम्युनिज्म, जहाँ पे NALI नहीं है, ये NA अगर मिसिंग है तो ISM, तो इट इज अ फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है. कम्युनिज्म बोलते हैं हम उसको, जहाँ पे भाई साहब जैसे लेनिन, स्टालिन, इन लोगों ने भाई साहब बोला कि पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट क्या होना चाहिए, मतलब 90% गवर्नमेंट शुड बी कंट्रोलिंग एंड ओनली 10% शुड बी आवर प्राइवेट अफेयर, ठीक है. तो ये होना चाहिए, लेकिन उसका उल्टा है भाई साहब कैपिटलिज्म. क्या कम्युनलिज्म क्या होता है, यहाँ पे अपने ही कम्युनिटी को सुप्रीम मानना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कम्युनलिज्म. और ये कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ही जहाँ पे कंट्री में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, बहुत सारे समुदाय के लोग रहेंगे, बहुत सारे रिलीजन के लोग रहेंगे, बहुत सारे कास्ट के लोग रहेंगे. ऐसा जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगा उतना ही कम्युनलिज्म के मुद्दे आगे आएंगे, ठीक है. सो टेररिज्म ड्यू टू रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, हैम्पर्स सोशल स्टेबिलिटी एंड इंक्रीजेस रिलीजियस हॉस्टिलिटी, ठीक है. हैम्पर्स सोशल स्टेबिलिटी. तो टेररिज्म क्या होता है भाई साहब, या तो टेररिज्म भाई साहब बाहर से फंडेड होता है या तो अंदर से फंडेड होता है. टेररिज्म मतलब दहशत फैलाना, ठीक है. कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, 2-4 लोग मर गए भाई साहब, अभी लोगों में दहशत, कब क्या हो जाए, ठीक है. सो इस दहशत से बहुत बड़े बड़े इंपैक्ट्स होते हैं. आपका शेयर मार्केट के प्राइसेस गिर जाते हैं, ठीक है. लोगों का भाई साहब घर से निकलना मतलब दहशत में निकल रहे हैं, ठीक है. तो दैट इज वन थिंग आउट देयर. तो टेररिज्म ड्यू टू रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, तो आपके भाई साहब रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. हैम्पर्स सोशल स्टेबिलिटी, तो सोसाइटी में भाई साहब स्टेबिलिटी बिगड़ जाती है. अगर दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए और मारामारी हुई, लोगों की जानें गई, प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, वो काफ़ी है पूरे कम्युनिटी को दहशत में आने के लिए, पूरे रीजन को दहशत में आने के लिए, ठीक है. हैम्पर्स सोशल स्टेबिलिटी एंड इंक्रीजेस रिलीजियस हॉस्टिलिटी. अभी तुमने हमारे 2 को मारा, हम तुम्हारे 4 को मारेंगे, तुम 4 को मारोगे, हम 8 को मारेंगे, यही कैलकुलेशन चलता रहेगा, ठीक है. हॉस्टिलिटी बढ़ती रहेगी. लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट नक्सलिज्म, ठीक है. नक्सलिज्म मतलब आपको, जैसे मैंने आपको समझाया कि कोई एक रीजन है जहां के लोगों को ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट हम पे ध्यान नहीं दे रही है, तो अभी ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या करें, आर्म्स उठाते हैं, ठीक है, मारामारी करते हैं, गोलियां चलाते हैं, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट हम पे ध्यान देगा, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड नक्सलिज्म, ठीक है. बिगैन एज एन एग्रेसिव मूवमेंट अगेंस्ट इनजस्टिस मेटेड आउट टू लैंडलेस फार्मर्स एंड ट्राइबल पीपल. ये बेसिकली बंगाल में चालू हुआ था, ठीक है. तो बंगाल में बहुत सारे लैंडलेस फार्मर्स थे और ट्राइबल लोग थे जिनको मतलब कोई रिकग्निशन नहीं मिल रहा था, ठीक है, कोई सेटअप नहीं मिल रहा था, तो दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग. और उन्होंने जब चालू किया तो पहले क्या चालू किया, नींद आ रही है जोर से, उन्होंने पहले क्या चालू किया, जो अमीर लोग हैं उनको लूट कर गरीबों को देना. लेकिन धीरे धीरे ये भाई साहब उल्टा पड़ गया, ठीक है. धीरे धीरे इसका मोटिव ही अलग हो गया, ठीक है. ओके, नक्सलिज्म नाउ हैज बिकम अ वायलेंट फाइट opposing government measures by using tactics such as attacking police forces etc. जब पुलिस फोर्सेस पे अटैक होता है ना, बड़ी बुरी तरीके से होता है. एक पुलिस की जीप जा रही है भाई साहब, इन्होंने लैंड माइन बिछा कर रखा है, पूरा का पूरा जीप उड़ गया,
25 लोग मर गए, 30 लोग मर गए, ऐसा हो जाता है, पूरा पुलिस स्टेशन उड़ा दिया, ऐसा हो जाता है। कभी कभी क्या करते हैं लोगों की रेलवे लाइन है, रेलवे ट्रैक्स को भाई साहब काट दिया, अभी वो रेलवे का एक्सीडेंट हो गया तो मतलब कितने लोग मर जाएंगे, कितने ही लोग मर जाएंगे, ठीक है। ऐसा बहुत बार हुआ है। इसीलिए देखो रेलवे लाइंस जहाँ से भी जाते हैं, स्पेशली इन जंगल एरिया से जहाँ पे सेंसिटिव एरिया है, उसके पहले ट्रॉली जाती है। ट्रॉली मतलब इंस्पेक्शन करते हुए एक ट्रॉली जाती है, जहाँ पे 4-5 लोग बैठे होते हैं, देखते हैं कि भाई साहब रेलवे लाइन उड़ा तो नहीं दिया है, काट तो नहीं दिया है, फिर कम से कम गाड़ी को हम सही टाइम पे रोक तो सकते हैं, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। तो दीज आर थिंग्स दैट हैपन, ठीक है। ये सब अभी इनको भाई साहब गाँव का चप्पा चप्पा मालूम है, गाँव के किस जगह से रेलवे लाइन गया है, या मतलब गोरिल्ला वॉरफेयर में है लोग, ठीक है, दे नो व्हाट टू डू, ठीक है। तो फटाफट भाई साहब रेलवे लाइन काट दिया और पूरा गाड़ी भाई साहब इट कैन लीड टू अ ह्यूज डैमेज, ठीक है। सो ऐसे बहुत बार ऐसे हुए, पूरे पूरे बस को भाई साहब उड़ा दिया, यात्रियों का कोई बस जा रहा था उसको उड़ा दिया, ठीक है। तो मुझे मालूम है मैं तो अभी तो बहुत छोटा था और हम बिहार से ट्रैवल कर रहे थे, बिहार से हम किसी शादी में गए थे, मतलब हमारे परिवार की कोई शादी थी। तो जो बस जा रही थी ना, तो सबने बोला मतलब तभी कुछ 6-7 बजे होंगे रात के, 7 के नहीं शाम के। तो सब बड़े ने बोला, हम लोग अभी बच्चे लोग सब उधम कर रहे हैं, ये बाबू, तो बोले चुप 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 चुप। तो उन्होंने क्या हुआ बाद में मेरे को समझ आया, इसलिए क्योंकि वो नक्सलाइट एरिया था जहाँ से वो बस जा रही थी। उन्होंने बोला ज़्यादा शोर गुल्ला मत करो, उन लोग एक्टिव ही रहते हैं, उनको भाई साहब फटाक से चलो, ठीक है। तो दैट वाज वन थिंग, शोर गुल मत करो, एकदम चुपचाप निकलते हैं इधर से, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो एरिया क्रॉस हो गया तब उन्होंने बोला अभी जो करना है करो, ठीक है। सो दैट वाज वन थिंग। नक्सलाइट एरियाज बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इनको कुछ दया माया नहीं है भाई साहब, उड़ा देंगे पूरा का पूरा, ठीक है। दे आर वेरी डेंजरस। और प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट इसको भाई साहब उस तरीके से हैंडल नहीं कर सकता जिस तरह से टेररिज्म को हैंडल करता है, ठीक है। टेररिज्म मतलब उड़ा दो भाई साहब, ठीक है, इसको नहीं कर सकते हम, ठीक है, बिकॉज दीज आर आवर ओन पीपल, ठीक है, these are own Indians and we cannot do this. The only thing that government can do is maybe arrest them, maybe restabilize them और उस जगह का डेवलपमेंट करें, ठीक है। तो ये एक मतलब बंदूक के दम पे हमको डेवलपमेंट चाहिए, ये नक्सलिज्म है, ठीक है। ओके, दिस हैज रिड्यूस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मर्स एंड द ट्राइबल पीपल। तो पहले जब नक्सलिज्म चालू हुआ तब सब ठीक ठाक था, मतलब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये वायलेंट फॉर्म लेता गया, ठीक है। लोग मारा मारी करने लगे, लूटने लगे, और कभी कभी नक्सलिज्म जो है उसको ही मतलब बाहर के जो समझ लो पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ये बोलेंगे कि अरे हम कहाँ भाई साहब फोर्स इतना बड़ा लगा रहे, इन नक्सलाइट्स को दे दो भाई साहब गन्स, दे विल डू आर नीडफुल, हमको दहशत फैलाना है ना, यही कर देंगे, ठीक है। तो मेनी अ टाइम्स द वेपन्स एंड द आर्म्स एंड द एम्यूनिशंस दैट दीज नक्सलाइट्स गेट आर फ्रॉम आवर एनिमी कंट्रीज, ठीक है, दे आर इंपोर्टेड फ्रॉम आवर एनिमी कंट्रीज। ओके, करप्शन ये तो भाई साहब हर लेवल पे है और बहुत हद तक हम ही इसके जिम्मेदार हैं, गवर्नमेंट को छोड़ो, जस्टिस को छोड़ो, बहुत हद तक हम ही इसके जिम्मेदार हैं, ठीक है। करप्शन इज हाई इन पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में करप्शन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो हमको मालूम है कहाँ कहाँ कैसे कैसे लेवल पे करप्शन होता है। रिड्यूसेस वर्क एफिशिएंसी एट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स। सब लोग भाई साहब खाने के लिए बैठे हैं, सामने से कोई बोल नहीं रहा है कि खाना है दे दो, ठीक है, तो हाँ फाइल कल पास करेंगे, परसों पास करेंगे, यही चल रहा है, ठीक है। सो पीपल डेवलप डिससैटिस्फैक्शन एंड डिस्ट्रस्ट अबाउट एंटायर गवर्नमेंटल सिस्टम। तो पूरे गवर्नमेंट सिस्टम की तरफ एक डिस्ट्रस्ट सा हो जाता है, अरे यार गवर्नमेंट ऑफिस जाना है मतलब पैसा भर के लेकर जाओ भाई साहब, ऐसा हो जाता है, ठीक है। सो इट हैपेंस। अभी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो है इतना बड़ा है, ठीक है, कि कहाँ तक और हम किससे कब तक लड़ें, ठीक है। कोई भी सिस्टम जो है इतना बड़ा है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली फाइंड आउट द कल्प्रिट्स, एंड कितनी ही बार हम उनको पनिश करते रहें, और अगर पनिश ही करते रहेंगे तो कब सिस्टम सुधरेगा, ठीक है। सो दैट इज देयर। तुम देखो हर गवर्नमेंट सर्वेंट को एक ओथ लेना पड़ता है, क्यों, सर्विस स्टार्ट करने के पहले, कि आप करप्शन नहीं करेंगे, क्योंकि इतना करप्शन हो रहा है कि गवर्नमेंट और कोई तरीका उनको मिल नहीं रहा है। क्या सबके लिए केसेस खोल दें भाई साहब, क्या सब पे इन्वेस्टिगेशन हो, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। हमारे कोर्ट में ऐसे ही केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए भाई साहब ओथ से कहीं तो इनके जहन को हम अपील करें, ठीक है भाई, इन ओथ टेकिंग सेरेमनी, लेट्स से जहन से ही जब इंसान कोई जॉब को ले रहा है तो उसको जिम्मेदारी से निभाए, ठीक है। करप्शन इन इलेक्टोरल प्रोसेस लीड्स टू लॉस ऑफ पीपल्स। तो आपका करप्शन कहाँ कहाँ पे होता है, वैसा गवर्नमेंटल सिस्टम पे होता है, ठीक है। कभी कभी करप्शन इन इलेक्टोरल प्रोसेस में भी करप्शन हो सकता है, ठीक है। ईवीएम मशीन्स में झोल कर देना कुछ, ठीक है।
काउंटिंग में कुछ जोल कर देना, काफी सारी चीजें हो सकती हैं। देयर इज अ स्कोप ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू हैपन, ठीक है, करप्शन अगर होना है तो। ओके, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये भी भाई साहब आपका डेमोक्रेसी का एक चैलेंज है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स आप देखोगे ज्यादा करके पहले तो ऐसा होता था कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ज्यादा करके क्रिमिनल्स को अपना नॉमिनेशन भरने देते थे। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल्स का दबदबा होता है भाई साहब, दे आर एग्रेसिव पीपल, पैसा भी होता ही है, ठीक है। सो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, दैट यूज्ड टू हैपन। कैंडिडेचर टू पीपल फ्रॉम क्रिमिनल बैकग्राउंड हैविंग क्रिमिनल एलिगेशंस एंड एलिगेशंस ऑफ करप्शन लीड टू एंट्री ऑफ क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स। आपको मालूम है कि अगर आप समझो कहीं आपके ऊपर केस चल रहा है और आप जेल में हैं तो भी आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं जेल में बैठकर। दैट इज द फ्रीडम ऑफ वोटिंग, ठीक है, आप जेल में बैठकर भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो लॉट ऑफ टाइम्स दिस हैज हैपेंड, एंट्री ऑफ क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स। इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ क्रिमिनल्स increases the role of money and muscle power in politics which may lead to violence during elections। जितने ज्यादा क्रिमिनल्स इन्वॉल्व होंगे उतना ही ज्यादा भाई साहब क्रिमिनलाइजेशन होगा, क्योंकि वो क्रिमिनल्स जो है वो क्रिमिनल की तरह ही सोचेंगे, उस समाज को चलाने के लिए भी वो क्रिमिनल तरीके से ही उसको सोचेंगे, ठीक है। सो दैट इज ऑलवेज देयर। ओके, सोशल चेंजेस, चैलेंजेस, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीजिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, कास्ट बेस्ड इश्यूज, ये सब आपके भाई साहब क्या हो जाएंगे, दीज आर सोशल चैलेंजेस, ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जो है भाई साहब अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, सबको सब कुछ नहीं मिला हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, सबको जॉब्स नहीं है। इंक्रीजिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, रिच और पुअर में गैप बढ़ता जा रहा है, आक्रोश बढ़ता जाएगा, ठीक है। कास्ट बेस्ड इश्यूज तो हमारे हैं ही, ठीक है। सो दीज आर सोशल चैलेंजेस दैट आर देयर। मेजर्स टू मेक इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल, किन किन जगहों से हम इंडियन डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। ऑल रिलीजन्स, लिंग्विस्टिक्स मतलब लैंग्वेज रिलेटेड, रिलीजन मतलब धर्म रिलेटेड, एथनिक एंड कास्ट ग्रुप्स, एथनिक मतलब अलग अलग ट्राइब्स होते हैं, एथनिक ट्राइब्स, ठीक है, एंड कास्ट ग्रुप शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये सब जब बोलने की बातें हैं लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है, एक्चुअली में इसको इंप्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। ओके, स्टेप्स शुड बी टेकन टू मेक पॉलिटिकल प्रोसेस ट्रांसपेरेंट, तो पॉलिटिकल प्रोसेस जिससे इलेक्शन हो रहा है उसको ट्रांसपेरेंट बनाने का स्टेप्स, मतलब जितना गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी रखेगी उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल भी हो सकता है, अनसक्सेसफुल भी हो सकता है, लेकिन उस प्रोजेक्ट को लेकर जितना भी खर्चा हुआ, जो भी हुआ, वो पब्लिक के सामने ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। फॉर दिस जुडिशरी मस्ट टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट criminalization of politics by ensuring strict punishment to criminals and prohibiting them to participate in the political process, ठीक है। तो भाई साहब जुडिशरी ये अगर समझ लो कोई इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है और वो क्रिमिनल है और किसी ने उसके अगेंस्ट में अपील किया कि ये तो भाई साहब क्रिमिनल है, इसको नॉमिनेशन पेपर कैसे मिल रहा है, ठीक है, तो जुडिशरी इंटरफियर कर सकती है, जुडिशरी कैन इंटरफियर एंड स्टॉप द नॉमिनेशन प्रोसेस, ठीक है। ओके, everyone at social and individual level must make conscious efforts towards making democracy successful। so democracy का जो जिम्मा है वो सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स पे नहीं है, ब्यूरोक्रेसी पे नहीं है, ठीक है, या जुडिशरी पे नहीं है, हम सब पे है, ठीक है। डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने का जिम्मेदारी जो है वो सब पे है, ठीक है, इट्स एवरीवन, ठीक है। सो दैट इज देयर, लेकिन हम सबको शॉर्टकट चाहिए, जल्दी पैसा बनाना है, जल्दी फेम पे जाना है, तो वी डू नॉट थिंक ट्वाइस before bribing somebody or before taking any corrupted steps to realize our dreams, ठीक है। so that is there always, ठीक है। we always want to go ahead of our competitors or our neighbors, so उसके लिए हम भाई साहब तत्पर हैं, ठीक है, कहाँ से भी कोई लूप होल मिल जाए and we make our way, so that is there, ठीक है। participation of people at all levels must be ensured, तो सारे लोग भाई साहब पार्टिसिपेट करेंगे तभी जाकर ये होगा। सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, ग्राम समृद्धि योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम आर अंडरटेकन एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये सारे बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। सर्व शिक्षा अभियान, सबको शिक्षा देने का अभियान, जैसे RT जो होता है आपका राइट टू एजुकेशन, इवन इफ अ पर्सन और अ फैमिली डजंट हैव एनफ ऑफ फंड्स टू सपोर्ट द एजुकेशन, ठीक है, दे कैन बेसिकली गो एट एंड फाइल फॉर RT एंड सीक एडमिशन इन अ स्कूल। तो ये आपका सर्व शिक्षा अभियान के तहत है। ये भी नहीं होता है तो आप भाई साहब आंगनवाड़ियों में एडमिशन ले सकते हैं, गवर्नमेंट आपका फंडिंग करेगा, मिड डे मील भी प्रोवाइड करेगा। स्वच्छ भारत अभियान भाई साहब ये तो
दिस इज समथिंग दैट वी आर ऑल अवेयर ऑफ, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान, ग्राम समृद्धि योजना, तो आपके रूरल एरियाज में बहुत सारे योजनाएं गवर्नमेंट चलाती है उनके डेवलपमेंट के लिए, तो इनको ग्राम समृद्धि योजना बोलते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं? व्हाट आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई साहब एक अकेला इंसान शायद सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या बहुत सारे लोग जो उस धंधे से जुड़े हुए हैं वो कुछ कर सकते हैं। जैसे आप देखो अमूल या वराना, ये सब जो दूध के फैक्ट्रीज हैं, ये कहाँ से बने होंगे? जो लोग दूध सप्लाई कर रहे होंगे, है ना। अभी क्या था, समझो किसी गांव में 8-10 किसान हैं, उन सबके पास गाय भैंस है, दूध वो बना रहे हैं और कहीं ना कहीं बेच रहे हैं। गवर्नमेंट बोल रही है भाई साहब तुम लोग सब एक हो जाओ और सारा दूध एक जगह इकट्ठा करो, कंपनी बना डालो, ठीक है। तो कोऑपरेटिव बन गया भाई साहब, दैट इज बेसिकली अ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। मतलब ये खुद ही चलाएंगे इसको, ये 10 जन मिलकर इसको खुद चलाएंगे और इसको मतलब इनको मुनाफा भी अच्छा मिलेगा और ये दूध जो है तो गाँव में ही घूम के शहरों तक पहुंचेगा, क्योंकि दैट्स अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। लिज्जत पापड़ देखो, महिलाओं ने इसको चालू किया था, ठीक है। महिलाओं ने लिज्जत पापड़ का, तो ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया भाई साहब। आज की तारीख में भाई साहब लिज्जत पापड़ इज अ ब्रांड, ठीक है। इट्स अ ब्रांड बिकॉज दे मेक सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ पापड्स, ठीक है। तो लिज्जत पापड़ आज की तारीख में बड़ा ब्रांड हो गया और इसको सिर्फ महिलाओं ने, अनपढ़ गंवार गांव की महिलाओं ने स्टार्ट किया था। सो दीज आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई साहब आप इक्का दुक्का क्या ही कर लोगे, सब लोग मिलकर वो काम करो, एंड दैट विल बेसिकली, इसको हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। दीज आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो जब इतने लोग, तो होता क्या है, जब आप सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट करते हैं तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट लोन भी प्रोवाइड करती है इतने लोगों को देखकर, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसके तहत क्या होता है, आपको अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो आपको 3 महीने की तनख्वाह मिलेगी और गवर्नमेंट आपको कोई जॉब देगा, ठीक है। होता क्या है देखो, रूरल एरियाज में सीजनल काम होता है। सीजनल काम होता है मतलब कैसा? मौसम के हिसाब से। बस अब पूरा जो आपका एग्रीकल्चर वो मौसम के हिसाब से, कहीं पे राइस की खेती हो रही है तो जिसके पास जमीन है वो तो अलग बात है भाई साहब, वो बड़े पैमाने पे कर रहा है। लेकिन जो इंडिविजुअल फार्मर्स हैं जो दूसरे के जगहों पे खेती करते हैं, उनको भाई साहब 4-5 महीने का जॉब मिल रहा है, बाकी पूरे साल तो वैसे ही बैठे हुए हैं, क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई साहब हम आपको 3 महीने की पगार देंगे, लेकिन उन 3 महीने में आपको समझ लो कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है गवर्नमेंट का, कहीं पे रोड बिल्डिंग हो रही है, वो सब काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही 8 घंटे का काम आपको करना पड़ेगा, जो आप खेतों में करते हैं वही आपके गांव में करना पड़ेगा, उसको आपको 3 महीने का पगार दिया जाएगा। तो कम से कम 3 महीने का जो एक बैकलॉग क्रिएट हो रहा था, गवर्नमेंट उसके लिए इंतजाम कर रही है, ठीक है। सो दीज आर सम लेवल्स विच आर टेकन, और अगर सब देखोगे सबके सब आपके वेलफेयर ओरिएंटेड स्कीम्स हैं, ठीक है, फॉर द लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, सोशल जस्टिस, सेक्युलरिज्म। इक्वालिटी मतलब सबका इक्वल होना, लिबर्टी मतलब फ्रीडम होना, ठीक है। सोशल जस्टिस, कोई भी किसी भी वर्ग को हम सोसाइटी में उसके कास्ट या उसके लैंग्वेज के ऊपर जजमेंट ना करें, दैट इज कॉल्ड सोशल जस्टिस। व्हाट इज सेक्युलरिज्म? व्हाट इज सेक्युलरिज्म पीपल? सेक्युलर किसको बोलते हैं? धर्म निरपेक्षता, ठीक है। मतलब धर्म के लेकर कोई भी भाई साहब आपका निरपेक्ष हो, ठीक है, इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म। शुड बी रिस्पेक्टेड एंड इंप्लीमेंटेड इवन इन पर्सनल लाइफ। तो इसको भाई साहब रिस्पेक्ट और इंप्लीमेंट आपका पर्सनल लाइफ में होना चाहिए। सोशल सेक्युलरिज्म मतलब क्या होता है? धर्म निरपेक्षता, ठीक है। किसी धर्म को आप भाई साहब बड़ा भी नहीं मान रहे और छोटा भी नहीं मान रहे, ठीक है। सेक्युलरिज्म, शुड बी रिस्पेक्टेड। तो ये सब तो आपके भाई साहब अलग अलग चीजें हैं, ओके। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, किसी को ज्यादा रिसोर्सेज मिला हुआ है किसी को कम। इंक्रीजिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, कास्ट बेस्ड इश्यूज आर सम डैश challenges before Indian democracy, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और पर्सनल। तो दीज आर ऑल इकोनॉमिक चैलेंजेस, ठीक है, सॉरी सोशल चैलेंजेस, ठीक है। इकोनॉमिक नहीं होगा ना भाई साहब आपका, देखो ये वाला जो इंक्रीजिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, ये बोल सकते हैं हम इकोनॉमिक है, ठीक है। लेकिन कास्ट बेस्ड इश्यूज इकोनॉमिक नहीं हो सकता, ठीक है, दैट इज अ सोशल, ओके। और सोशल साइंस का पार्ट है इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो दीज विल बी सोशल चेंजेस। जुडिशरी in India is seen to be making efforts to make political process centralized, fast, transparent और nationwide। ट्रांसपेरेंट हो सकता है बिल्कुल, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ही होगा, ठीक है। तो मतलब
आप जितने भी पॉलिटिकल डिसीजंस ले रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, लोगों को जानना चाहिए कि आपने डिसीजन क्यों लिया हुआ है, ठीक है, व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड टेकिंग द डिसीजन. ओके, कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप. सोशल चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन डेमोक्रेसी. तो क्या क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इंक्रीजिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, कास्ट बेस्ड डायरेक्शन. ओके, प्रीवियसली आस्क्ड बोर्ड क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखो 2020 का. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स वेदर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर. Importance of the problems of farmers and tribals has increased in the left extremist movement. ठीक है, तो ये आपका भाई साहब फॉल्स हो गया है, ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स, ठीक है. की पॉइंट्स, इट बिगैन एज एन एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, मतलब नक्सलिस्ट मूवमेंट है, ठीक है. इट बिगैन एज एन एग्रेसिव मूवमेंट टू इरेडिकेट इनजस्टिस. तो नक्सलाइट्स जब चालू हुआ तो एक एग्रेसिव मूवमेंट था और इसका ये मोटिव था कि जितना भी आपका सोशल इनजस्टिस है उसको क्योर करे, लेकिन वो करते करते कुछ और ही हो गया, ठीक है. राइट नाउ इट इज टर्न्ड वायलेंट. राइट नाउ इट इज नॉट केयरिंग फॉर the lives of government employees or lives of basically people. It is not caring, they are just caring for their cause, ठीक है. तो turned into a fight and violent measures to oppose the government policies. तो ये बहुत violent हो चुका है, आउट ऑफ कंट्रोल जाता हुआ है. तो मतलब कोई एक मूवमेंट चालू हुआ था, ठीक है, मतलब डिस्पैरिटीज को या इनइक्वालिटीज को डिसॉल्व करने के लिए, लेकिन अभी इस मूवमेंट का डायरेक्शन अलग हो गया, ठीक है. दे हैव टेकन अप आर्म्स and they are not thinking twice before basically attacking the police or the common people as well, ठीक है. So that has become a challenge. Explain the statements whether true or false, give reasons for your answers. People may lose confidence in the democratic process due to corruption during elections. अभी भाई साहब अगर मुझे मालूम चल रहा है कि जो इलेक्शन हो रहा है वो सब झोल में ही हो रहा है, जिसको जीतना है वही जीतेगा, तो कहीं मैं वोट देने जाऊं, है ना. So my vote, which is very important and precious, I am not going to waste it. It's like a waste of time for me because I already know the results, ठीक है. So इस तरीके से अगर तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू, ठीक है. बोगस वोटिंग हो जाएगा भाई साहब, एक फालतू का बोगस वोटिंग चल रहा है. ड्राइविंग ऑफ वोटर्स, वोटर्स को घूस दिए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि वो उन्हीं को वोट दे जिनको चाहिए. अबडक्शन ऑफ वोटर्स, कभी कभी भाई साहब किडनैपिंग हो जाती है, 15-20 लोगों का किडनैपिंग कर दिया भाई साहब, वोट ही नहीं जाने देंगे. हाँ, लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोलते हैं भाई साहब? लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट इसको बोलते हैं, लेफ्ट पार्टीज होती हैं बेसिकली, ठीक है. मतलब इसको हम इसलिए बोल रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट नहीं. देखो लेफ्ट हम किसको बोलते हैं? नहीं, लेफ्ट LEFT मतलब लेफ्ट आपका लेफ्ट विंग होता है और एक राइट विंग होता है, ठीक है. तो लेफ्ट विंग मतलब क्या होता है? जो सिर्फ वेलफेयर ओरिएंटेड होता है, ठीक है, कम्युनिज्म जिसको हम बोलते हैं. तो इन लोग सिर्फ वेलफेयर का सोच रहे हैं. तो लेफ्ट विंग में सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर का सोचा जा रहा है. गवर्नमेंट देखिए सब चीज सोचेगा, वो भाई साहब प्राइवेटाइजेशन भी सोचेगा, ठीक है, वेलफेयर भी सोचेगा, ठीक है, बिजनेस भी सोचेगा, वो सब कुछ सोचेगा, ठीक है. लेकिन लेफ्ट विंग सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर सोचेगा, ठीक है. और इस वेलफेयर को सोचते सोचते उन लोग एक्सट्रीम हो गए. मतलब जब नक्सलाइट मूवमेंट चालू हुआ तो ये लेफ्ट का ही एक मुद्दा था, ठीक है, लेफ्ट पार्टीज का, लेकिन ये बहुत वायलेंट बन गया, ठीक है. इट बिकेम वेरी वायलेंट एंड अनकंट्रोलेबल. तो इसको बोलते हैं लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है. लेफ्ट तरीके से मतलब आपका वेलफेयर मोटिव था, लेकिन अभी भाई साहब अगर देखो जब तक आपको मतलब बोला जाए कि आप जुलूस निकालिए, आप भाई साहब नारेबाजी कीजिए, तब तक आप डिफरेंट है. अगर मैंने आपको ये सब बोला तो आप शायद करें या ना करें, है ना. जुलूस में जाएंगे, नारेबाजी करेंगे, ठीक है. अगर आपने को मैंने गन थमा दिया तब क्या करेंगे भाई साहब? तब तो आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना. ज़रूरी नहीं कि आप भाई साहब आप जाकर उनसे भिड़ें, आप बाजू वाले को भी मार सकते हैं, लूट सकते हैं. तो ये हो जाता है, ठीक है. जब आप आर्म्स एंड एमुनेशन थमा देते हो लोगों को, तब वो फिर अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं. अ मैन हु हैज़ द गन बिकम्स अनकंट्रोलेबल. वो भाई साहब अनकंट्रोलेबल होगा ही. तब क्या ही तुम उसको झंडा दोगे भाई साहब, नारेबाजी करो, क्यों करेगा वो भाई साहब? अगर किसी के कनपट्टी पे बंदूक रखे वो मतलब उसका पूरा जेब खाली कर सकता है, तो वाई विल ही डू दिस, ठीक है. सो ये हो जाता है आपका प्रॉब्लम. तो लेफ्ट जब स्टार्ट हुआ था ये वेलफेयर ऑफ द पीपल था, लेकिन एक्सट्रीमिज्म में भाई साहब ये हो गया. ओके, सो अपन देख रहे थे भाई साहब ये ब्राइबिंग ऑफ वोटर्स, ठीक है, एब्डक्शन ऑफ वोटर्स, कभी कभी भाई साहब इनका किडनैपिंग भी हो जाता है, ठीक है. चैलेंजेस बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी, आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. देखो मार्च 2019 और दिसंबर 2020 दोनों ही ये सालों में भाई साहब रिपीट हुआ है. कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म, ठीक है, ये हो गया. नक्सलिज्म एक चैलेंज हो गया. करप्शन,
criminalization of politics and social challenges. Social challenges मतलब आपके caste based challenges हैं, ठीक है. So these are the challenges that we have before democracy. Complete the concept map. Again this was asked in 2020. Democratic values क्या क्या है? Freedom, liberty, fraternity, peace, secularism, ठीक है. आपका भाई साहब जब आप बुक खोलते हैं वी द बोलते हैं ना वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यूज दी हुई है वही है आपकी वैल्यूज, ठीक है. ओके, डेवलपमेंट, ह्यूमनिज्म, लिबर्टी, इक्वालिटी. व्हाट एफर्ट्स आर टेकन टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल प्रोसेस, ठीक है. तो आपका राइट टू इंफॉर्मेशन तो है. स्ट्रिक्ट पनिशमेंट टू क्रिमिनल्स, ठीक है. ओके, प्रोहिबिटिंग क्रिमिनल्स टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस. तो पॉलिटिकल प्रोसेस में आपका भाई साहब अभी क्या होता है कि जो भी लीडर या जो भी भाई साहब आपका पार्टिसिपेंट इलेक्शन कंटेस्ट करेगा उसको अपना फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें उसका कितना प्रॉपर्टी वैल्यू है, क्या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं, ये सारी चीजें सबमिट करनी पड़ेंगी, ठीक है. ओके, सो प्रोहिबिटिंग क्रिमिनल्स टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस. 50% सीट्स आर केप्ट रिजर्व इन लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन फॉर वुमेन, ठीक है. तो वुमेन के लिए भाई साहब 50% सीट अवेलेबल है, ठीक है. 50% इज केप्ट अवेलेबल फॉर वुमेन, ठीक है. ओके, chapter at a glance भाई साहब, democracy. A major challenge before all the nations of the world is to ensure that democracy becomes deep rooted. मतलब democracy अगर है ना तो सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और गांव लेवल पे भी चप्पे चप्पे पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डीप रूटेड, ठीक है. तो दैट इज वन मेजर चैलेंज. चैलेंजेस बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी क्या क्या हो जाएगा भाई साहब? एक चैलेंज हो गया आपका करप्शन का, ठीक है. क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. सोशल चैलेंजेस हो गए आपके कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म, लेफ्टिस्ट एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म, ठीक है. तो लेफ्टिस्ट मतलब द वंस हु आर थिंकिंग अबाउट वेलफेयर. एक्सट्रीमिस्ट मतलब भाई साहब अभी नारेबाजी करना, जुलूस करना, प्रोटेस्ट करना ये एक बात होती है, लेकिन सीधा बंदूक उठा लेना दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीमिज्म, ठीक है. और इसको हम बोलते हैं नेशनलिज्म, ठीक है. लेफ्टिस्ट एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म. करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, सोशल चैलेंजेस, आपके कास्ट बेस्ड जितने भी चैलेंजेस हैं, ठीक है. कम्युनलिज्म मतलब आपका रिलीजियस जो चैलेंजेस हैं. एंड फाइनली वी हैव टेररिज्म, ठीक है. सो ये आपके सारे चैलेंजेस हो जाएंगे. मेजर्स टू मेक इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल. ऑल रिलीजियस, लिंग्विस्टिक्स, एथनिक एंड कास्ट ग्रुप्स शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, रिलीजन्स, ठीक है, लिंग्विस्टिक्स, एथनिक एंड कास्ट ग्रुप, इनको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एट ऑल लेवल्स मस्ट बी इंश्योर. जितने भी लोग हैं भाई साहब उनका पार्टिसिपेशन एट ऑल लेवल्स, क्योंकि लोग अगर पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती. वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, सोशल जस्टिस, सेक्युलरिज्म शुड बी रिस्पेक्टेड एंड इंप्लीमेंटेड इवन इन पर्सनल लाइफ. तो इसका भाई साहब रिस्पेक्ट भी होना चाहिए और इंप्लीमेंट भी होना चाहिए पर्सनल लाइफ में. आर वी क्लियर ऑन दिस वन हम पीपल ऑफ, ठीक है. सो दैट कंप्लीट्स द चैप्टर. वेरी गुड, ठीक है. First, challenges regarding personal liberty. Liberty of every individual is treated as very important in a democracy. One feature of democracy is to give adequate opportunity to everyone for one's own development. In practice, in many countries we find that citizens' rights are restricted. Therefore, an important challenge before democracy is to retain personal liberty and expand it. Let us look at 3 limitations of personal liberty. The first one, social pressure. One stage of democracy is to grant rights to everyone through the Constitution. If such rights are not acceptable to the society, they remain only on paper, and in actual practice, there are restrictions of the person's liberty. Social pressure is a big challenge before democracy. Consider these 2 examples. Example 1. Intercaste marriages are allowed by law. But acceptability of such marriages is very limited in the society. In fact, many people are against such marriages. As a result, a social pressure automatically builds up against intercaste marriages.
Example second. Same thing happens in the case of equal rights for women. Law gives women the rights, but society is not very favorable to women taking up some type of education or specific jobs. Women's freedom gets restricted. Both these examples show how social pressure can limit personal liberty. Second limitation, intolerance. Tolerance means accepting that opinions of others can be different from one's own opinion and so allowing other opinions to be expressed. An indication of tolerance is to accept that groups having different rituals and life practices from our practices and way of life have the right to adopt their own practices. Such tolerance is a necessary component of democracy. Many a times, in the name of democracy, the views of the majority group are imposed on the minority. It is not consistent with democracy to expect that people in minority must accept the views and practices of the majority group. Possibility of democracy's success is proportionate to the extent of tolerance in the society. Conversely, if the society is intolerant, then it becomes a challenge before democracy. In such a society, the primary responsibility will be to create tolerance and respect for others' opinions. Third limitation, security and personal liberty. In recent times, world over, the issues of security has become very important. Governments have to take extra caution about the security of people in the view of organized crime and terrorism. It is the duty of the government to take measures for the security of the citizens. But, while fulfilling that duty, should it protect security by curtailing personal liberties, or should it allow unlimited personal liberty and risk security? How to strike a balance between security and personal liberty? These are complicated issues. For instance, in the United States, there are no restrictions on citizens holding arms.